Hello class 10th. Today we will be studying about your third chapter that is called as metals and non-metals. ये आपके केमिस्ट्री पार्ट का थर्ड चैप्टर है. इस चैप्टर में हम सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेंगे. ऑलराइट, तो जल्दी से हम चलते हैं, देख लेते हैं उसको. शुरू करते हैं हम. सबसे पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आता है लस्टर. लस्टर का मतलब होता है चमक या शाइन करता है. तो मेटल्स हैव शाइनी सर्फेस. जो भी मेटल्स होते हैं उनकी जो सरफेस होती है, उनकी सतह होती है, वो शाइनी होती है. फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर हम ले सकते हैं जो कि चमकीले होते हैं. नेक्स्ट है हार्डनेस, कठोरता. मेटल्स आर जनरली हार्ड. ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर या सिल्वर, जो गोल्ड, ये सब चीज़ें हम ले सकते हैं. इसमें एक्सेप्शन है हार्डनेस में. कुछ मेटल्स होते हैं जो हार्ड नहीं होते हैं. सो एक्सेप्शन है सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम. ये जो तीन मेटल्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, नरम होते हैं. इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इजीली जो किचन नाइफ होती है, किचन की जो छुरी होती है, उससे हम कट उसको कर सकते हैं. नेक्स्ट है स्टेट, यानी कि किस स्थिति में वो पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस. तो जो गैस है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, जैसे कि मरकरी. मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और इसे हम थर्मोमीटर में भी पाया जाता है. ठीक है, मरकरी के अलावा जो भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है मैलेबिलिटी. मैलेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी मेटल को जब हम काफ़ी पीटते हैं या उसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, और उसे हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलेबिलिटी. और वो मेटल को हम बोलते हैं कि ये मेटल मैलेबल है. मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलेबल मेटल्स. यानी कि गोल्ड और सिल्वर, जो चांदी और सोना होता है, उसे हम सबसे ज़्यादा खींच के अपने हिसाब से उसको आकार दे के, शेप दे के, साइज़ दे के हम उसको कन्वर्ट किया जा सकते हैं. जैसे कि मिठाई होती है, उसमें सिल्वर और गोल्ड की परत एक लगाई जाती है, आपने देखा होगा. तो वो इतना पतला हो जाता है सिल्वर या गोल्ड कि उसको हम एडिबल होता है, उसको हम खा सकते हैं. ऑलराइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में नेक्स्ट है डक्टिलिटी. डक्टिलिटी का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट को हम पतले पतले वायर्स में चेंज कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं डक्टिलिटी. और द मेटल इज डक्टाइल. मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. फॉर एग्जांपल कॉपर एंड एल्यूमिनियम. ये मैलेबिलिटी से थोड़ा डिफरेंट है. मैलेबिलिटी का मतलब है कि वो कितना पतले शीट्स में हम कन्वर्ट कर लेते हैं. डक्टिलिटी का मतलब है कि हम किसी मेटल्स को कितने लंबे तारों में खींच लेते हैं. जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स है कंप्यूटर्स में है, उसमें कॉपर, एल्यूमिनियम के वायर्स यूज़ होते हैं. नेक्स्ट है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि कोई भी मेटल है, उसमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास होगी या नहीं होगी. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि मेटल्स में हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही अच्छे से पास होती है. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसका एग्जाम्पल है, पॉइंट दिया गया है, सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर एंड कॉपर सबसे अच्छे मेटल्स होते हैं जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं. ऑलराइट, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से ट्रैवल कर सकती है. नेक्स्ट है डेंसिटी. डेंसिटी यानी कि घनत्व. जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी. ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है और उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, और इसी हाई डेंसिटी होने के कारण उनकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है. कुछ एलिमेंट्स जैसे कि सोडियम, Na, पोटेशियम, K, इनकी डेंसिटी कम होती है. और लिथियम, ये जो मेटल्स होते हैं इनकी डेंसिटी कम होती है, और डेंसिटी कम होने के कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी लो होता है. वैसे उनके अलावा जो भी मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी या घनत्व हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में नेक्स्ट है सोनोरस. मेटल्स को जब भी स्ट्राइक करने पर अगर साउंड प्रोड्यूस होता है
तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। तो मेटल्स आर सोनोरस व्हेन मेटल्स स्ट्राइक टू अ हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड। यहाँ पर लिखा भी हुआ है व्हेन मेटल स्ट्राइक टू अ हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड। कभी किसी सख्त सरफेस पे अगर मेटल को हम स्ट्राइक करेंगे या उससे टकराएंगे तो आवाज़ आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो घंटियाँ होती हैं वो मेटल्स की होती हैं। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स। जो भी मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं। जो भी मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। यहीं पर हमारे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स यानी कि वो मेटल्स, वो सब्सटेंस जो मेटल्स नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे लस्टर यानी कि शाइन। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव एनी शाइनी सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें शाइनी सरफेस होता है, जो चमकता है। इसके अलावा जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो उनका सरफेस शाइनी नहीं होता है। नेक्स्ट है हार्डनेस यानी कि कठोरता। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। जो भी मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड के अलावा एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड होता है, ये सबसे हार्ड होता है। इवन ये मेटल्स से भी हार्ड होता है। इवन जो सबसे हार्डेस्ट थिंग ऑन अर्थ है वो डायमंड है और ये एक कार्बन का एक फॉर्म होता है। इसके अलावा जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट है स्टेट। स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड या गैस है। तो नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। ये दोनों मेटल्स नॉन मेटल्स सॉलिड एंड गैसियस स्टेट में होते हैं एक्सेप्ट ब्रोमाइन। ब्रोमाइन जो है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। एक अकेला ये ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है। वो नॉन मेटल्स में सिर्फ ब्रोमीन ही है जो प्रेजेंट रहता है। मिलेबिलिटी है जो हम बता चुके हैं, जिसको हम थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं मैलेबल। तो नॉन मेटल्स आर नॉन मैलेबल। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दीज आर नॉन मैनेबल। नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में डक्टिलिटी। डक्टिलिटी यानी कि थिन वायर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो जो थिन वायर्स में कन्वर्ट होते हैं वो डक्टाइल और जो नहीं हो सकते वो नॉन डक्टाइल। तो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। हम नॉन मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इसका मतलब ये है कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल से पास नहीं होते। लेकिन एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास होती है। पेंसिल जो होती है उसी में अगर किसी प्लग में नहीं डालना चाहिए क्योंकि हमें उससे शॉक लग सकता है, क्योंकि उसकी जो नोक होती है पेंसिल की वो ग्रेफाइट से बनती है और ईजिली उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ये भी एक कार्बन की फॉर्म होती है। नेक्स्ट है डेंसिटी। जनरली नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी वो लो होती है एंड देयरफॉर लो डेंसिटी होने के कारण उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के नेक्स्ट है सोनोरस यानी कि साउंड प्रोड्यूस होती है या नहीं होती नॉन मेटल्स में। तो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। व्हेन नॉन मेटल्स स्ट्राइक टू हार्ड सरफेस दे डोंट प्रोड्यूस अ साउंड। यानी कि किसी तरह का कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है जब भी हम किसी नॉन मेटल को स्ट्राइक करते हैं। ऑलराइट, तो मेटल्स आप देखे होंगे कि वो सोनोरस होते हैं क्योंकि स्ट्राइक होता है तो आवाज़ आती है। नॉन मेटल्स नहीं होती है। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। जो भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। मेटल्स बेसिक होते हैं और नॉन मेटल्स एसिडिक होते हैं। चैप्टर में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई है, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। जो भी मेटल है वो एयर के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है ये हम देखेंगे।
मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जो भी मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड प्रोवाइड करेगा। ये रिएक्शन किस तरह से होगा? जब कोई भी मेटल और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में दोनों जोड़ेंगे तो प्रोडक्ट में हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल में यहाँ पर फर्स्ट है Cu यानी कि कॉपर और O2 ऑक्सीजन। यहाँ कॉपर और ऑक्सीजन मिलके मिलेगा कॉपर ऑक्साइड। वैसे ही एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है। पहले एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे और फिर बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कोई सभी मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ एक जैसे रिएक्ट नहीं करते हैं, सभी अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इसमें सबसे पहला पॉइंट है Na यानी कि सोडियम एंड K यानी कि पोटाशियम। Sodium and potassium react so vigorously that they catch fire if kept in open place, so they are kept immersed in kerosene oil. सोडियम और पोटेशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन करते हैं और इतनी तेज़ी के साथ रिएक्शन करते हैं कि अगर वो एयर के कांटेक्ट में, एयर के प्रेजेंस में रखा जाएगा तो उसमें आग लगने की पॉसिबिलिटी होती है। ये फायर इन एलिमेंट्स को इन फायर से बचाने के लिए हम केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम बहुत तेज़ी से आग में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सर्फेसेस ऑफ MgAl, ZnPb are covered with a thin layer of oxide which prevent them for further oxidation. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड जो उनका जो सरफेस होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक थिन लेयर बना लेता है ऑक्साइड की। अगर मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम कोई मेटल है तो मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, एक लेयर बना लेगा अपने सरफेस पे। और जो भी सरफेस पर ऑक्साइड्स बनेंगे, मेटल ऑक्साइड बनेंगे, वो उसी एलिमेंट को आगे ऑक्सीडेशन होने के लिए बचाएगा, यानी कि प्रिवेंट करता है मेटल को खराब होने से। नेक्स्ट है Fe does not burn on heating but iron fillings burn vigorously। जब आयरन को हम बर्न करेंगे, आयरन के को रॉड को कोई बर्न करेंगे तो बस वो हीट होगी, वो जलेगी नहीं, उसमें आग नहीं लगेगी। और बहुत टाइम लगाता है किसी भी आयरन की रॉड को गर्म करने के लिए और आग लगा। लेकिन जो आयरन फिलिंग्स होती है यानी कि आयरन पाउडर जो होता है वो बहुत तेज़ी के साथ बहुत जल्दी हीट किया जाता है। जब वो बर्न हो जाता है ईजिली रिएक्ट कर सकता है वो ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट है Cu डज नॉट बर्न बट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, यानी कि कॉपर Cu यानी कॉपर जब हम हीट करेंगे तो वो बर्न नहीं होता है, लेकिन इस पर एक ब्लैक लेयर आ जाती है और ये जो ब्लैक लेयर होती है वो किस चीज़ की होती है? कॉपर ऑक्साइड की होती है। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर की भी जो लेयर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। अंदर वाला जो एलिमेंट होता है वो कॉपर के, वो ऊपर की लेयर है वो रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ लेयर ही रिएक्ट करती है। नेक्स्ट है Au एंड Ag डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मेटल ऑक्साइड से नेक्स्ट रिलेटेड है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। Metal oxides which reacts with both acids as well as bases to produce salt and water are called amphoteric oxides। ऐसी मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करती है और प्रोडक्ट में हमें सॉल्ट एंड वाटर दे, ऐसे ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, एसिड्स और बेसिस दोनों रिएक्शन होनी चाहिए और दोनों के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर ही प्रोड्यूस करेंगे, तो उसे कहा जाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड यानी कि HCl के साथ रिएक्शन करेगा, ये मेटल ऑक्साइड है और ये एसिड है HCl, तो प्रोडक्ट में हमको मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट होता है और साथ में हमको मिलेगा H2O यानी कि वाटर। तो इसने क्या किया है, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर हमको एज अ प्रोडक्ट दिया है। अब चेक करते हैं बेस के साथ भी क्या हमको सॉल्ट एंड वाटर देता है। तो यहाँ पर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये रिएक्शन करेगा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी जो बेस होता है। जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑलराइट, ये भी एक सॉल्ट होता है और साथ में हमको दिया है उसने H2O
वाटर मॉलिक्यूल दिया है, दोनों के साथ ही उसने रिएक्ट कर रहा है, एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट में हमको सॉल्ट एंड H2O यानी कि वाटर हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो भी मेटल ऑक्साइड सॉल्ट एंड वाटर और एसिड्स या बेसिस में रिएक्शन करते हैं तो उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहाँ जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें प्रोडक्ट में देता है मेटल ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड और प्लस एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हमको मिलेगा, या मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जो हाई रिएक्टिव मेटल होंगे वो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और अगर कोई मेटल ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसमें प्रोडक्ट में हमको मिलेगा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। सोडियम Na यानी कि सोडियम हाई रिएक्टिव मेटल है, सोडियम और वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसी तरह से कैल्शियम में भी एक हाई रिएक्टिव मेटल है, जब कैल्शियम और वाटर दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। एक और एग्जांपल हम देखते हैं Fe, ये ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता है, दिस इज़ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल Fe। आयरन और H2O के साथ जब रिएक्ट करेंगे फेरिक ऑक्साइड बनाएगा यानी कि आयरन ऑक्साइड बनाएगा और इसे ये मेटल ऑक्साइड बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज हो रही है। पहले पेज में हमने देखा था मेटल और वाटर के रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, लेकिन अलग अलग मेटल वो वाटर के साथ अलग अलग रिएक्टिविटीज़ देते हैं। इस पेज पे हम यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, अलग अलग फॉर्म्स के साथ रिएक्ट करती है। तो सबसे पहला है Na यानी कि सोडियम, K यानी पोटेशियम एंड कैल्शियम Ca। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ये तीनों जो मेटल्स होते हैं वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट विथ स्टीम। एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट विथ स्टीम, ये भाप के साथ रिएक्ट के साथ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा Mg रिएक्ट विथ हॉट वाटर, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर। नेक्स्ट है Ca एंड Mg, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू द सरफेस। कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करते समय वाटर के सरफेस पे आता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ चिपक जाते हैं और इसी वजह से वो फ्लोट करके ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है Au, Ag, Cu, Pb यानी कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, ये सारे जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कौन कौन से? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लेड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ऑलराइट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में नेक्स्ट है मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। हमने पहले ऑक्सीजन देखा है, फिर वाटर, अब एसिड। कोई भी मेटल उसको हम हमेशा डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि कंसनट्रेटेड के साथ अगर काम करेंगे तो वो हाईली एक्सोथर्मिक हो सकता है, बर्स्ट हो सकता है। तो हमेशा मेटल का रिएक्शन हम डाइल्यूटेड एसिड के साथ करेंगे। कोई भी मेटल जब डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमको सॉल्ट एंड हाइड्रोजन देता है। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है फेरिक यानी कि आयरन Fe और साथ में है एक HCl यानी कि डाइल्यूटेड HCl है। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो हमको प्रोडक्ट में हमको क्या मिलेगा? FeCl2 यानी कि आयरन क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, और ये एक सॉल्ट होता है और साथ में हमको एक हाइड्रोजन गैस मिलेगी। एक और एग्जाम्पल हम देख लेंगे, एल्यूमिनियम HCl डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक के साथ जब रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में हमको मिलेगा AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस है। एल्यूमिनियम क्लोराइड एक सॉल्ट होता है
दोनों जो भी हमारे कंडीशन होंगे, कोई भी मेटल होगा वो अगर डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन हमको एज अ प्रोडक्ट देगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। कोई भी मेटल जब दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा। एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या हमको रिएक्शन मिलेगा। तो यहाँ है मेटल ए और सॉल्ट सोल्यूशन बी ऑफ मेटल बी। मेटल ए और सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा सॉल्ट सोल्यूशन ए और मेटल बी। यानी कि सॉल्ट सोल्यूशन, ये मेटल ए ने क्या किया है, सॉल्ट सोल्यूशन है मेटल बी का, उसको उसमें से बी को अलग कर दिया है और डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं आयरन Fe और CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और ये आयरन है, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे और ये सॉल्ट सोल्यूशन, ये कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन है, ऑलराइट। और ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन के बाद हमको क्या मिलेगा, आयरन फेरिक के साथ, फेरिक जो है Cu के साथ Cu को डिस्प्लेस कर देगा और SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट में FeSO4 यानी कि फेरिक सल्फेट, यानी कि आप कह सकते हैं आयरन सल्फेट, और उसके बाद Cu को अलग कर देंगे। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है ये कौन सा मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट को डिस्प्लेस किया है, इसको समझने के लिए हमको समझना होगा रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, कौन सा मेटल कौन से मेटल के सॉल्ट को डिस्प्लेस कर सकता है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। आयरन में जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है उसमें से उसने कॉपर को डिस्प्लेस किया था। क्यों? क्योंकि आयरन हाईली रिएक्टिव मेटल होता है और कॉपर लो रिएक्टिव मेटल होता है। तो हमेशा हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में। अब कौन सा मेटल हाई रिएक्टिव होता है, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव होता है, ये बताने के लिए इस तरह के सीरीज से, रिएक्टिविटी सीरीज से, ये क्या होती है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। यानी कि ये मेटल्स की लिस्ट है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि हाई से लेके लो तक की ऑर्डर में रिएक्टिविटी को शो करती है। सबसे ऊपर जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है उसको लिखेगा और नीचे सबसे लीस्ट रिएक्टिव, मतलब जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल होता है उसको लिखेंगे, ठीक है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है टॉप से बॉटम, यानी कि जो ऊपर है वो हाईली रिएक्टिव है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे लो रिएक्टिव मेटल्स आते जाएंगे। तो यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव मेटल में देखेंगे, सबसे पहला पोटेशियम है, सेकेंड है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर की तरफ पोटेशियम है वो सबसे हाईली रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, और गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, यानी कि सबसे कम रिएक्टिविटी उसकी रहती है। तो जो पीछे वाला रिएक्शन था आयरन और कॉपर सल्फेट का, उसकी पोजीशन हम देखते हैं। आयरन की पोजीशन यहाँ है और कॉपर की पोजीशन यहाँ है। तो कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है आयरन के कंपैरिजन में। तो कॉपर को कौन कौन से मेटल्स डिस्प्लेस कर सकते हैं, जितना भी उससे ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल्स है, बाकी जो है वो सब मेटल है। कॉपर को कौन कौन डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर के ऊपर वाले सभी मेटल्स डिस्प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह आयरन को कौन डिस्प्लेस कर सकता है, इसके ऊपर वाले सभी मेटल्स जो होते हैं वो आयरन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ऐसा कौन सा मेटल है जो कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, वो है पोटेशियम। पोटेशियम को कोई भी मेटल डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, उसको अलग। पोटेशियम कौन कौन से मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है, जितने भी नीचे मेटल्स दिए हुए हैं सभी को वो डिस्प्लेस कर सकता है। यानी कि आयरन किस किस को डिस्प्लेस करता है, अपने से सबने नीचे मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है, और आयरन के ऊपर वाले आयरन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लो रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ऑलराइट, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। चैप्टर में नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। मेटल्स को और नॉन मेटल्स का रिएक्शन किस तरह से होगा ये एक दूसरे के साथ हम देखेंगे।
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्शन को समझने के पहले कुछ पॉइंट्स को हम समझते हैं कि रिएक्शन किस तरह से की। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। जो भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे, चाहे वो मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो, वो सभी क्या करते हैं, उनमें एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने वैलेंस शेल को, यानी कि जो लास्ट शेल होता है, उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इस पॉइंट का यहाँ पर एग्जाम्पल है Na यानी कि सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसकी एटॉमिक की संख्या कितनी होती है 11। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, इसके फर्स्ट शेल में होंगे, हमेशा फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर हम चेक करेंगे टोटल कितने हो गए, 2 और 8 हो गए 10 को अगर माइनस को करेंगे, 11 को माइनस करेंगे तो होगा 1। तो थर्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या होगा 1, 2, 8 एंड 1। वैलेंस शेल जो है वो लास्ट शेल होता है। ज़रूरी नहीं है कि 3 शेल हो, किसी में 4 भी हो सकते हैं, किसी में 3 से कम भी हो सकते हैं। तो हमेशा लास्ट शेल में जो होगा वो हमेशा फिल करने की कोशिश होता है। और कंप्लीट फिल करने के लिए टोटल जो लास्ट शेल होती है, वैलेंस शेल होती है, उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। इसमें कितना 1, तो या तो इसमें ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लेगी, लेकिन अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली लूज़ कर सकता है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो इसका वैलेंस शेल क्या होगा, सेकेंड होगा, थर्ड तो रहेगा ही नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें, तो थर्ड जो शेल होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट वैलेंस शेल जो होगा वो होगा सेकेंड, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी Na2 N8, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम की होगी 2 and 8। तो कोई भी एलिमेंट है वो इस तरह से काम करता है, जो भी उसका लास्ट शेल हो उसमें 8 बनाने की कोशिश करता है। अगर 1 है, 4 से कम होंगे तो वो लूज़ करने की कोशिश करेगा, और 4 से ज़्यादा होंगे तो वो गेन करने की कोशिश करेगा, किसी दूसरे एलिमेंट से लेने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिएक्शन पढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल टू फॉर्म कटायन। जो मेटल्स होते हैं, वो कोई भी मेटल्स होते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं वैलेंस शेल से। यहाँ पर आपने देखा सोडियम क्या है, एक मेटल है, और ये वैलेंस शेल है, ये लास्ट शेल है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 1। ये हमेशा लूज़ करेगा और बनाएगा कटायन, यानी कि Na नेगेटिव बनाएगा, Na पॉजिटिव बनाएगा, प्लस बनाएगा। पॉजिटिव कटायन यानी कि पॉजिटिव आयन का मतलब क्या मतलब होता है, यानी कि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। नेक्स्ट है नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल टू फॉर्म अनायन। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ले लेते हैं, और लास्ट शेल में हमेशा ये गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को और बनाएंगे अनायंस। यानी कि जैसे कि क्लोरीन होता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है और बना लेता है Cl माइनस नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि इसने कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट से लिया है। ऑलराइट, अब इस तरह से जो रिएक्शन होता है जिसमें मेटल लूज़ करता है और नॉन मेटल गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह से इन दोनों में रिएक्शन होता है। मेटल जो है वो नॉन मेटल को देता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, उनके साथ रिएक्शन करता है। ऑलराइट, इस तरह से जो रिएक्शन होता है उसमें जो कंपाउंड बनता है तो उसे क्या कहा जाता है, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। जो भी कंपाउंड बनेगा जब कोई मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, किसे, नॉन मेटल को ट्रांसफ़र कर देगा, उसे कहा जाएगा आयोनिक कंपाउंड, या फिर हम कैसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये कंपाउंड हमेशा बनेगा मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्शन में। अब एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं मेटल और नॉन मेटल्स के रिएक्शन में, नेक्स्ट हम उसमें देख लेंगे। ऑलराइट।